तो आज हम बात करने वाले हैं कि निर्णय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। आमतौर पे हिंदी की बोलचाल भाषा में इसे निर्णयन कहते हैं, हम लोग निर्णय की प्रक्रिया कह रहे हैं इसे। तो निर्णय की प्रक्रिया कैसे की जानी चाहिए, खास तौर से समूह में। लेकिन जब मैं समूह कहता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एसएचजी नहीं होता। समूह जहाँ भी 2 से ज़्यादा लोग हैं, आपके परिवार हो सकता है आपका, या कहीं पर भी 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब निर्णय की प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि निर्णय है क्या, किसे कहते हैं निर्णय। बहुत सिंपल सा, आसान सी इसकी परिभाषा है। जब भी आपके पास 1 से ज़्यादा विकल्प हों और उन 2 विकल्पों से या 2 से ज़्यादा विकल्पों में से आपको किसी एक को चुनना हो तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक ही विकल्प है तो निर्णय जैसी कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है, तो आपको ये निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय तो तब लेना है जब आपके पास विकल्प हो। विकल्प जितने ज़्यादा होंगे, निर्णय की प्रक्रिया, निर्णय की जटिलता उतनी ज़्यादा होगी। ये बहुत क्लियर है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, यानी इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। निर्णय लेना एक्चुअली एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में आपके पास उपलब्ध जानकारी, आपका अनुभव, आपके मूल्य और कभी कभी भावनाएं, ये सब समाहित होकर वांछित लक्ष्य, यानी आप जैसा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उपलब्ध विकल्पों में से कुछ चुनते हैं। समूह के परिप्रेक्ष्य में और व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सीधी सी बात है। एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये कि 1 से ज़्यादा विकल्प होने पर जब हम उसका चुनाव करते हैं किसी वांछित लक्ष्य के लिए, तो वो निर्णय कहलाता है। ये क्लियर? अभी क्लियर है? आपको भी क्लियर? ठीक है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आमतौर पे नियम बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं। ऐसा समूह में भी होता है। समूह में अगर बैठक में नहीं आने वालों की संभावना ज़्यादा है और इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है अगर बचत में, तो हम उसका एक नियम बना लेते हैं। रोज़ रोज़ निर्णय उस पर नहीं लेते, एक नियम बना लेते हैं। या किसी ने पैसा लिया, नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे सदस्यों की संभावना हो सकती है और उनके प्रभाव भी हैं, तो एक नियम बना लिया हमने। तो आमतौर पे निर्णय और नियम साथ साथ चलते हैं। नियम वो हैं जिस पर निर्णय की प्रक्रिया दोहराई नहीं जाएगी, वो ऑलरेडी लिखे गए हैं, आपको उसको मान लेना है। अब निर्णय कब लिया जाए? निर्णय आमतौर पे ऐसी परिस्थिति में लेते हैं जहां पर आने की संभावना तो कम है लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है। रोज रोज नहीं होगा आपके जीवन में, यानी शादी, अब रोज रोज तो शादी नहीं होगी, एक ही बार होगी, लेकिन एक बार होगी, इसका प्रभाव बहुत लंबा होगा। उस समय निर्णय लेने पड़ेंगे, उसके लिए नियम बनाना बड़ा मुश्किल है। सिमिलरली जैसे मान लीजिए ऐसी चीजें जिसका आने की संभावना भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है, तो इसके लिए न नियम बनते हैं और ना ही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसी चीजों के बारे में जिसके आने की संभावना ज्यादा है, प्रभाव कम है, ऐसी चीजों को हम आमतौर पर छोड़ देते हैं। तो आप मोटे तौर पर ऐसे समझिए कि हमारे जीवन में जब कोई असहायक स्थिति पैदा हो जाती है, जब कोई समस्या आती है, जब कोई संभावना हमारे जीवन में आती है, और ये संभावनाएं जीवन में कभी कभी आती हैं और उसका प्रभाव अगर ज़्यादा है, तो हमें विशेषकर निर्णय लेना पड़ता है। और रोज़ के हिसाब से जो हम निर्णय लेते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सामने से एक सामने वाला आ रहा है, हमने निर्णय लिया कि नहीं जी मुझे बाएं जाना है, ये निर्णय आमतौर पे रोज होते हैं क्योंकि इसकी संभावना बहुत हाई है रोज होने की, प्रभाव बहुत कम है। तो इसके लिए हम तत्कालिक निर्णय ले लेते हैं, तुरंत के तुरंत निर्णय ले लेते हैं। अब निर्णय के साथ समय का संबंध है। जिस निर्णय के परिणाम तुरंत निर्णय लिया, तुरंत परिणाम, हमें तुरंत पता चल जाता है कि मेरा निर्णय सही था कि मेरा निर्णय गलत था। जितना समय दूर होगा निर्णय के प्रभाव का, निर्णय के परिणाम के सही और गलत होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे हाथ में तीर है और मेरा लक्ष्य यहीं सामने है और मुझे इतनी ही दूर से उसको मारना है,
तो हो सकता है कि मैं सीधा गोले में मार दूं यहां तीर, लेकिन ये जो लक्ष्य है ये बहुत दूर हो और मुझे यहां से तीर मारना है, एक जरा सी मैंने अगर एंगल इधर से इधर करा तो ये तीर यहां जाने के बजाय यहां चला जाएगा और हमें 5 साल बाद पता चलेगा, अरे यार मैंने जो निर्णय लिया था उसका परिणाम सही नहीं हुआ। तो ऐसे निर्णय जिसके परिणाम दूरगामी हैं, ऐसे निर्णय तो बहुत सोच समझ के ही लिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं निर्णय के कारक पे, या निर्णय की प्रक्रिया के कारक जो उसको प्रभावित करते हैं। अब उसमें एक जो महत्वपूर्ण है वो है वांछित परिणाम। वांछित परिणाम क्यों मैं बोल रहा हूं? जब तक आपको यह पता नहीं है कि आपको जाना कहां है, सारे रास्ते बराबर। भाई आप टिकट तभी लेंगे जब आपको पता हो आपको जाना कहां है। आप जाके रेलवे स्टेशन पे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भैया एक टिकट देना, सामने वाला पूछेगा कहां का दूं, तो ये कहां पता होना चाहिए। दूसरा, अब इस परिणाम के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या जानकारी चाहिए एक निर्णय अच्छा लेने के लिए। साथ ही साथ अनुभव भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर पहले से आपका अनुभव ऑलरेडी किसी मॉडल को लेकर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा। तीसरा है मूल्य। मूल्य का मतलब पैसा नहीं, मूल्य का मतलब वैल्यू। वैल्यू का मतलब आपको, अगर आपके मूल्य ये हैं कि काम चलना चाहिए, शो ऑफ नहीं होना चाहिए, तो आप अलग तरीके का मॉडल लेंगे। आपके मूल्य ये हैं कि अगर इतना खर्चा किया है तो दुनिया को भी जानना चाहिए, तो फिर आप दूसरे तरीके का मोबाइल लेंगे। और साथ ही साथ भावना कि ये लेकर मैं खुश महसूस कर सकता हूँ या मैं कितने संकट में हूँ मोबाइल के नहीं होने पर, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं और सामूहिक निर्णय लेते हैं तो अंतर क्या होता है। अब मुझे ये जानकारी, वांछित परिणाम मुझे पता है, जानकारी मुझे पता है, अनुभव मुझे है, मेरा वैल्यू मेरे सामने क्लियर है, अब मुझे जो चाहिए वो सब मेरे पास है, तो निर्णय लेना आपके लिए आसान है, आप तुरंत निर्णय ले लें। लेकिन जो जानकारी होनी चाहिए वो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। मैं समूह का पैसा बैंक में जमा करूं नहीं करूं, बैंक में बचत करूं तो उससे क्या लाभ हानि होगी, मेरा ये क्लियर नहीं है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं जानकारी लूंगा। किसी दूसरे के पास जानकारी है, मुझे ये पता है, मेरे पास नहीं है, तो मैं वो जानकारी किसी दूसरे से लूंगा, तब जाके मैं निर्णय कर पाऊंगा। मैं दूसरे से अनुभव पूछूंगा कि दीदी आपने बैंक में जमा किया था तो आपको क्या लाभ मिला, नहीं लाभ मिला, क्या हुआ नहीं हुआ। या आप, अगर आपके मूल्य, जीवन के मूल्य ऐसे हैं कि सब कुछ काम सामूहिक करना चाहिए, तो फिर आप सामूहिक रूप से उस काम को करेंगे। अब कभी कभी मैं जैसे मान लीजिए कि ये मुझे नहीं है, दूसरे के पास है, मेरे पास है लेकिन दूसरे के पास नहीं है। अब ये कब होगा? जब आप समूह में काम करेंगे। तो जब आप समूह में काम करेंगे तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? मेरे साथ साथ दूसरे को भी पता होना चाहिए। जब मैं समूह में काम करता हूं तो ये वांछित परिणाम अगर मुझे पता है तो दूसरे को भी पता होना चाहिए, सदस्यों को। अगर जानकारी कुछ मेरे पास है तो दूसरे के पास भी वो जानकारी होनी चाहिए। मेरा अगर कुछ अनुभव है तो मुझे दूसरे से भी बांटना पड़ेगा, और मेरे पास जो अनुभव नहीं है वो दूसरों से मुझे लेना पड़ेगा। जो अनुभव मेरे पास है वो दूसरे को देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक समूह के सभी सदस्यों को एक जैसी जानकारी ना प्राप्त हो जाए, सभी को एक जैसा अनुभव आपस में ना बांट लिए जाए, और सभी के मूल्यांकन अर्थात जिस वैल्यूज पे उनको निर्णय लेना है वो एक जैसे अगर नहीं होंगे तो निर्णय समानता नहीं हो पाएगा, वहां विरोध रहेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं अगर किसी समूह का सदस्य हूं तो मैं लोगों के साथ अपने निर्णय बांटूंगा, लोगों के सामने साथ में अपनी जानकारी बांटूंगा, लोगों को मैं अपने अनुभव बताऊंगा और दूसरों के अनुभव सुनूंगा, दूसरों से जानकारी लूंगा। ऐसे 5 लोग हैं, अगर 10 दीदियां हैं
तो मैं 10 आपस में एक दूसरे से जानकारी बांटेंगी। कोई भी घटना, खेती करनी है, आपको कोई नई नई फसल लगानी है, आपके पास अगर कोई जानकारी है तो दीजिए, दूसरे के पास जानकारी है तो लीजिए, आपका कुछ अनुभव है तो बताइए, दूसरे का कुछ अनुभव है तो बताइए। ये सब एक साथ जब सामने रख लिए जाएंगे, सब एक दूसरे से समझ लेंगे, तो निर्णय एक जैसा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम ये समझते हैं कि समूह में निर्णय के प्रकार क्या है। देखिए, वैसे तो निर्णय के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए तानाशाही में लिया निर्णय, अधिकारियों के द्वारा लिया गया निर्णय, लोकतांत्रिक तरीके से लिया गया निर्णय, सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ 3 तरीके हम चर्चा करने वाले हैं। और 3 तरीके क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक है लोकतांत्रिक निर्णय का तरीका, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक तरीके से। अब देखिए, लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है। तो क्या समूह में बहुमत से निर्णय लिया जा सकता है? सीधा जवाब है नहीं। लेकिन कभी कभी आवश्यकता अनुसार ऐसा हो सकता है। कब? जब उस निर्णय का प्रभाव सारे सदस्यों पर ना पड़ रहा हो तब। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कमिटी, आपको एक लीडर का चुनाव करना है। अब लीडर का जब चुनाव करना है तो उस समय सर्वसम्मति नहीं, वहां पर आप मेजॉरिटी वोट से कर सकते हैं। अगर वोटिंग हो रही है तो वहां लोकतांत्रिक तरीका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा निर्णय जिसका सब पर प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे ब्याज दर कितनी रखी जाए, अब समूह में अगर ये तय करना है तब तो आपको सर्वसम्मति से करना होगा। हर महीने या हर हफ्ते हम बचत कितनी करें तो सर्वसम्मति से करना होगा। या छोटा समूह है और उसमें से आपको चुनना है, वोटिंग नहीं करनी, उसमें से आपको चुनना है अपना प्रतिनिधि, तो सर्वसम्मति से करना होगा। किसी दीदी के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपको कार्रवाई करनी है और उस पर सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी, तो वहां पर हम सर्वसम्मति से करेंगे। और कुछ निर्णय होते हैं आधिकारिक निर्णय। देखिए, आधिकारिक निर्णय का मतलब है कि किसी को हमने अधिकारी बना दिया, उसको निर्णय लेना है, तो वो आमतौर पे नियम का पालन करते हुए कार्य करता है। जो नियम में उसको जितने निर्णय लेने की ताकत दी गई है उस निर्णय के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने यहाँ मैनेजर रख दिया अपने संकुल में। अब मैनेजर को आपने 10 काम दिए हैं तो 10 काम के साथ साथ 10 निर्णय लेने की भी आपने उसको ताकत दी है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने एप्लीकेशन दिया और उसमें जो कागज चाहिए वो नहीं है, तो वो निर्णय ले सकता है कि नहीं जी आपका पास नहीं होगा, रिजेक्टेड, वापस, फिर आपके पास वापस भेज देगा। वो निर्णय उसने ले लिया, उसके पास विकल्प था हाँ या ना, उसने ना चुन लिया। क्यों? क्योंकि जो नियम है उसने उसको अधिकार दिए हैं ये निर्णय लेने के लिए। तो आमतौर पे समूह में ऐसे परिणाम जिसका प्रभाव सारे सदस्यों पर पड़ना है वो निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाने चाहिए। उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, आमतौर पर होता यह है कि हम और आप ये सोचते हैं कि कोई भी काम समूह में अगर हो रहा है तो उसके सामूहिक प्रयास दिखाई दें, यानी सभी दीदियां, सभी समूह के सदस्य, परिवार के सभी लोग मिलकर प्रयास करते हुए दिखाई दें, समाज के सभी लोग मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दें। जहां भी सभी लोग मिलकर प्रयास करते हुए दिखाई दें वो तभी हो सकता है जब उनके अंदर सामूहिक जवाबदारी की भावना होगी। जवाबदारी और जिम्मेदारी दोनों अलग अलग हैं। जिम्मेदारी किसी दूसरे को दी जा सकती है, जवाबदारी किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। आप अगर अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष की जवाबदारी जो है वो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। जब वार्षिक आम सभा होगी उस आपकी जगह पर कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। लेकिन आप जिम्मेदारी बांट सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी अगर है, मान लीजिए कहीं आज मीटिंग
कहीं आज जाने की मीटिंग में आप नहीं जाना चाहते तो किसी और को आपने भेज दिया। जिम्मेदारी बांट सकते हैं आप, लेकिन जवाबदारी बांटी नहीं जा सकती है। तो जब सब लोगों को आप चाहते हैं कि सब लोग जवाबदार बने, तो उसके लिए जरूरी है कि सब लोग में के अंदर सामूहिक स्वामित्व की भावना हो, यानी सभी लोग उस निर्णय को अपना समझे कि ये निर्णय मैंने लिया है, इस निर्णय में मैंने भी कुछ योगदान दिया है। ये कब होगा? जब सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। और सामूहिक निर्णय कब होगा? जब सामूहिक जानकारी, सामूहिक अनुभव, सामूहिक भावना सब एक जैसी होगी। जैसे यहां देखिए, ये एक मेंबर है, इसकी जानकारी अनुभव मूल, ये दूसरा मेंबर है, इसकी जानकारी अनुभव मूल, और ये तीसरा मेंबर है, इसकी जानकारी अनुभव। यहाँ पर आके सब एक जैसा अगर है तो जहाँ जहाँ पर वो एक जैसे मिलेंगे वो निर्णय आसानी से हो जाएगा। तो इसके पास जो जानकारी है वो भी दिया इसने, इसने भी दिया, इसने भी दिया। तीनों ने आपस में एक दूसरे को जानकारी दी कि मेरी जानकारी तो ऐसी है इसके बारे में। दूसरे ने कहा मेरी जानकारी इसी विषय पर ऐसी है। तीसरे ने कहा हाँ जी मेरी इसी विषय पर ऐसी है। तीनों की ने आपस में एक दूसरे से जानकारी अपनी बांट ली, फिर अनुभव बांट लिए। तो जानकारी, अनुभव और जो उससे संबंधित उनके जीवन में मूल्य हैं वो अगर एक जैसे हो जाएंगे तो निर्णय एक जैसा होगा, निर्णय सर्वसम्मति से हो पाएगा। इसलिए ये कहना बड़ा आसान है किसी को भी, आप लोग सर्वसम्मति से निर्णय लीजिए। कैसे? ऐसे जानकारी बांटिए, अनुभव बांटिए आपस में, और जब जानकारी एक दूसरे को हो जाएगी उस विषय पर, जब अनुभव आपस में एक दूसरे से बांट लेंगे, हम अपनी भावनाएं, हम अपने मूल्य सब आपस में बांट के करेंगे, तो जो साझा जानकारी, साझा अनुभव, साझा भावना, साझा मूल्य होगा, तब जाके सामूहिक निर्णय होगा। और सामूहिक निर्णय होगा तो सामूहिक स्वामित्व होगा, सामूहिक स्वामित्व होगा तो सामूहिक जवाबदारी होगी, सामूहिक जवाबदारी होगी तो सामूहिक प्रयास होगा। फिर सदस्य, समूह के सारे सदस्य उस कार्य के बारे में दिल जान लगाकर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, और नहीं तो जिसने निर्णय लिया वही होगा उसका स्वामी, वही होगा जवाबदार, और वही मेहनत करता हुआ दिखाई देगा, बाकी सदस्य आराम करते हुए दिखाई देंगे। अब असहमति से निर्णय लेना है समूह में तो किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया कि जानकारी सबको एक दूसरे को बांटनी पड़ेगी। अगर सबने जानकारी छुपा छुपा के रखी है तो नहीं चलेगा। अनुभव आपस में बांटने पड़ेंगे, जिसके जैसे भी अनुभव है उस विषय पर सबको अपने साथ सामने रखना पड़ेगा, अपने मन की भावना भी सबको सामने रखनी पड़ेगी। जब भी साझा हो जाएगा तो फिर साझा निर्णय लिया जा सकता है, यानी सर्वसम्मति बन सकती है। साथ ही साथ ये कुछ बातें जो हैं इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? मुद्दा और मनुष्य में अंतर है, दोनों को मिलाइए मत। बचत समय पर नहीं हो रही है ये मुद्दा है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये अमुक दीदी ही खराब है तो दिक्कत है। आप किसी व्यक्ति को आप कारण ना बताएं, उसके व्यवहार को, उस मुद्दे को सामने रखें, और वो जेनेरिक यानी वो सामान्य तौर पर सबके सामने रखा जाना चाहिए, व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, समूह के लक्ष्य को सर्वोपरि रखें। ग्रुप का लक्ष्य है कि 30 मिनट के अंदर हमको इस विषय पर निर्णय ले लेना है, और ये निर्णय ऐसा होना चाहिए कि समूह के सारे सदस्य उसके स्वामी बने, उसको अपना समझें। तो आप अपना बार बार अपनी बात मत रखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन ध्यान रखिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बात मानी जाए।
लक्ष्य ये होनी चाहिए कि समूह सही निर्णय ले पाए। तीसरी बात, जानकारी, अनुभव, मूल्य, भावना के समायोजन से, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इन चारों चीजों को मिलाकर, एक दूसरे से बांटकर, एक दूसरे का समझकर आपको विकल्प में से कोई विकल्प चुनना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समूह में अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरों की बात सुनना जरूरी है, और सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना है, नहीं, ये साक्ष्य भी देना पड़ेगा आपको, ये सबूत भी देना पड़ेगा कि आपने सुना। और ये सबूत कैसे देंगे? मैंने अगर आपसे बोला ABCD, तो आपने अगर ABCD सुना है तो मुझे बोलें, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं ABCD। आप अपने मुंह से बोलें कि अच्छा जी आपने अभी बोला ABCD, या मैं बोल रहा हूं GHI, तब जाके पता चलेगा कि आपने मेरी बात सुनी और साथ ही साथ ये सबूत भी दिया कि सुनी है। तो समूह में बोलना अगर अधिकार है तो सुनना कर्तव्य है, और सुनने का साक्ष्य देना, सुनने का सबूत देना उससे बड़ा कर्तव्य है। तो अगर आप इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो समूह में निर्णय की प्रक्रिया आसान है। समूह में निर्णय लेने से पहले कुछ चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक, कि हमारे निर्णय का लक्ष्य क्या है, यानी हम क्या परिणाम देखना चाहते हैं। तो परिणाम साफ साफ क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा लक्ष्य है कि समूह के सभी सदस्य समय पर अपनी अपनी बचत जमा करें, ऐसा हम व्यवस्था चाहते हैं, तो ये क्लियर हो गया जी। अब ये क्लियर हो गया तो अब समय पर बचत नहीं हो रही है, इसके कारण की जानकारी सब बताएं, अपना अपना अनुभव बताएं। किसी ने कहीं पर समय पर बचत होते देखा है तो आखिर कैसे हुआ, उस समूह में क्या हुआ, क्या नियम थे, क्या तरीका था, क्या व्यवस्था थी। अपने अपने मूल्य बताएं। मूल्य मतलब सबको लगता है कि सब पर बराबर नियम लागू होने चाहिए, तो ये एक व्यवहारिक मूल्य है, जीवन का एक मूल्य है। अगर ये मूल्य सबका है एक जैसा कि सब पर लागू होना है, ठीक है जी। और भावना बताएं, ये नहीं हो रहा है तो कैसा लग रहा है, ये निर्णय नहीं हो रहा है तो हमें कैसा लग रहा है, बचत नहीं हो रही तो हमें कैसा लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये सब लोग जब साझा कर लेंगे तब उसके आधार पर हमको विकल्प चुनने हैं। अब हमारे पास विकल्प क्या है? हमारे पास अलग अलग प्रकार के विकल्प आएंगे। अब मैं आपको आखिरी में एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आखिरी बात यह कि मैं आपको बताने वाला हूं एक टूल यानी एक तरीका कि जब बहुत सारे विकल्प सामने आ जाएं तो हमें उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कैसे चुनना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप यहां पर निर्णय का आधार लिख लेंगे कि किस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है जी। आधार हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई सामान खरीदना है तो किस आधार पर आप रखेंगे, या आप कहीं खाना खाने जाने वाले हैं तो किस आधार पर निर्णय लेंगे। सस्ता हो, जहां खाना स्वादिष्ट हो, जहां पर अच्छे से सेवा दी जा रही हो। ठीक है जी। तो आपने जैसे यहां चुन लिया कि भाई सस्ता होना चाहिए, उसके बाद टेस्टी होना चाहिए जी, तो आपने कहा कि यहां पर ये खाना, आपने कहा सस्ता होना चाहिए, आपने कहा कि स्वादिष्ट होना चाहिए, और आपने तीसरी बार कहा कि जहां सेवा अच्छी मिले। 3 आपने आधार चुन लिए जी। अब आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन जैसे मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन आ चुका है कि आप जाना चाहते हैं ए शॉप में, आपके पास बी का ऑप्शन है, सी का ऑप्शन है, डी का ऑप्शन है। आपके पास 4 दुकानों में जाने का ऑप्शन है खाना खाने के लिए, है ना जी। अब इनमें से कैसे चुना? तो एक है जानकारी, अनुभव के हिसाब से आपने चुन लिया। दूसरा, अगर कंफ्यूजन ज्यादा है तो आपको तरीका बताता हूं। आपने ABCD ऐसे लिखा, और दूसरी तरफ यहां पर आप ऐसे करें, D लिख दें, C लिख दें, B लिख दें और A लिख दें। यानी एक लाइन आपने ऐसे बनाई और यहां से उल्टी लाइन आपने यहां बनाई। अब मैं क्या करूंगा, ये 4 दुकान इधर भी लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, A और D में से, यानी दो विकल्प सामने रख के चयन करूंगा।
मेरे पास 500 विकल्प आ जाएं, तो 500 विकल्प को एक साथ सोचने जाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा ये मैट्रिक्स। इससे क्या होगा, मेरे सामने दो के विकल्प में चीजें आएंगी और फिर मैं दो में से एक ऐसा चुनता जाऊंगा और अंत में मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको मिली है। तो जैसे ये 4 दुकानें हैं, है ना जी। अब ये 4 दुकानें हैं, अभी 4 दुकानों में मैं से चयन कर रहा हूं। तो मान लीजिए डी और ए, इन 2 दुकानों में से चुनना है, तो आपने कहा कि मेरे लिए तो ए अच्छा है जी। अच्छा, डी और बी में से चुनना है, तो आपने कहा कि मेरे लिए बी दुकान अच्छी है। और डी और सी में से चुनना है, तो आपने कहा कि मेरे लिए तो डी अच्छा है। और डी में तो चुनाव नहीं हो सकता, वो तो एक ही दुकान है। इसी तरह से सी और ए में से चुनना है, आपने कहा ए। सी और बी में से चुनना है, तो आपने कहा सी और सी में चुनाव नहीं हो सकता। इसी तरह से बी और ए में से चुनना है, तो आपने कहा ए और बी में चुनाव नहीं हो सकता, ए और ए में चुनाव नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगा, ए को कितने मिले, 1 2 3, तो ए को मिला है 3 नंबर, और बी को कितना मिला, सिर्फ 1, और सी को कितना मिला, तो सी को भी मिला 1 और डी को भी मिला 1। इसका मतलब है कि इस परिस्थिति में जिस दुकान पर हमें जाना चाहिए खाने के लिए वो है ए। तो आपसे अनुरोध है कि आप समस्या निवारण की प्रक्रिया के वीडियो देखें, फिर ये डिसीजन मेकिंग की जो अभी चर्चा हुई इसका वीडियो देखें, और इसके बाद जब संवाद की प्रक्रिया का वीडियो आएगा उसे देखें। तो इन तीनों प्रक्रिया को जब आपस में आप मिलाकर देखेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही साफ और क्लियर हो जाएंगी। अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें ये वीडियोस, उनसे सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करना ना भूलें, लाइक बटन दबाना ना भूलें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। अगर आपको कहीं पर कोई विरोधाभास है, कोई सुझाव है, कोई जानकारी है, तो आप मुझे ज़रूर दें ताकि हम आप तक उन जानकारियों को, उन बातों को पहुंचा सकें। धन्यवाद।